नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या रहने वाला है। रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के मर्जर को मंजूरी मिल गई है, क्या मायने हैं इसके बताएंगे आपको। और साथ ही बाजार में आज सुस्ती के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप में कहां रही खरीदारी, यानी कि आपको कहां करना निवेश, और साथ ही कल के लिए कौन से हैं वो 20 स्टॉक्स जो देंगे आपको जबरदस्त मुनाफा। लेकिन सबसे पहले आज का बाजार। 2 कारोबारी सत्रों में गिरावट रही, लेकिन उसके बाद आज बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। फ्लैट हुई शुरुआत, लेकिन उसके बाद इंट्राडे में निफ्टी 8700 के नीचे भी फिसला, लेकिन WPI के आंकड़े आए और आंकड़े अनुमान से कम ही रहे, यानी कि 4% का अनुमान था कि WPI महंगाई दर बढ़ेगी अगस्त में, लेकिन आंकड़ा कुछ 3.7% के आसपास रहा, जिसके बाद बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिली। और इस रिकवरी में बैंकिंग शेयरों का अच्छा खासा रोल रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, कैनरा बैंक, ये सभी स्टॉक्स 4% तक की तेजी के साथ बंद हुए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स आज आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में रही और मिड कैप इंडेक्स लगभग 1.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। बैंक्स के अलावा आज कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी तेज रहा। टेलीकॉम शेयरों में अच्छा खासा फोकस रहा, स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते और साथ ही मर्जर की खबरों के चलते भी। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में भी अच्छा रुझान आज के सेशन में दिखा। सीमेंट स्टॉक्स यहां पर भी अच्छी पकड़ रही। आज एडीएजी के शेयरों में तेजी रही। एयरसेल के साथ मर्जर की खबरों के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर लगभग 3% ऊपर क्लोज हुआ। अगर आईटी और एनर्जी इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान के अंदर बंद हुए। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की, आइए सुनते हैं। फेड रेट हाइक इसलिए होता है कि यूएस की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो मेरे हिसाब से एक नीजक रिएक्शन के अलावा इसका कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। बट अगर कोई सिक्स सिग्मा इवेंट होता है, चाहे जैसे कोई डेट का डिफॉल्ट हो गया चाइना में या यूके में, ऐसा कुछ, तो मार्केट बहुत ज़्यादा लंबा गिर सकता है। अदरवाइज, और मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि वैल्यूएशन हाई है। तो इनफैक्ट ये ऐसे कोई करेक्शन में अगर मारुति जैसे स्टॉक्स या ऐसे जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज है इंडिया की, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो अगर थोड़े से सस्ते हो तो वो लेने का एक अच्छा मौका है ये। जहाँ तक इंडिविजुअल बैंक्स की बात रह गई, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखिए। 260 का पुट राइटर बहुत एक्टिव है। स्टॉक शुड नॉट गो बिलो 260 और मुझे अपसाइड पे 278 280 का टारगेट लगता है। जी, तो आपको अलग अलग पिक्स भी एक्सपर्ट्स ने बताई जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आज के एक्सपर्ट सुमित बागड़िया हमारे साथ मौजूद भी हैं। सुमित, वेलकम टू द शो। आज जो मार्केट में हमने देखा एक लेट रिकवरी, लेकिन एक स्ट्रेंथ दिखी। ओवरऑल क्या सेंस आप लगा रहे हैं फिलहाल बैंक्स के अलावा, और कौन से ऐसे पैक्स हो सकते हैं जहां पर अच्छा मूव आएगा, या फिर कहें कि आने वाले दिनों में एक मजबूत ट्रिगर के तौर पर वो काम कर सकते हैं? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। मार्केट्स में आज क्लोजिंग सेशन के आसपास एक तेजी देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक्स में एक तेजी भी हमको देखने को मिली है। देखिए, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर हम मार्केट की बात करते हैं तो जो हमको मंडे को सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके बाद तो ये देखते हुए लगता है मार्केट्स के अंदर एक करेक्शन का दौर शायद स्टार्ट हुआ है और आने वाले कुछ हफ्तों में हमको थोड़ा हैवी करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये तो रही थोड़े से आने वाले हफ्तों की बात। अभी इमीडिएटली 1 से 2 दिनों की अगर बात करते हैं तो जिस हिसाब से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी देखने को मिली है, उसको देखते हुए ये लगता है कि 1 से 2 दिनों में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यहाँ से थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी जब तक 8700 8690 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करता है, तब तक एक 70 से 80 पॉइंट या शायद 100 पॉइंट का पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर निफ्टी 8800 या 8850 के लेवल दिखा सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर। उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये निफ्टी वहाँ सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं किया तो एक सेल ऑफ बनेगा, जिसके अंदर निफ्टी 8500 तक आ सकता है। तो इमीडिएटली अगर किसी ने भी पोजीशन लेनी है तो निफ्टी में 8700 और 8650 के स्टॉप लॉस से लेनी चाहिए। और आने वाले समय में सेक्टर स्पेसिफिक जो परफॉर्म कर सकता है, वो सबसे पहले हमें ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म करेगा। डिफेंसिव के तौर पर भी काम कर सकता है वो। और फार्मा में बहुत से स्टॉक है जिसके अंदर तेजी लग रही है, चाहे फिर वो ऑरो फार्मा हो, सन फार्मा हो, सिप्ला हो, वॉकार्ड हो, कैडिला हो। इन सब स्टॉक्स में ऐसा लगता है एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 2 से 3 महीने के अंदर। इनफैक्ट सुमित, आपका मैं आईटी स्टॉक्स पर भी व्यू लेना चाहती हूँ। बीच में हमने देखा आईटी शेयरों में एक हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन एक बार फिर से आईटी फिलहाल दबाव में दिख रहा है और मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती रही है, उससे भी सेंटिमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ है। आज के सेशन में अगर देखें तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जितने भी मेजर जो बड़े बिग बुल जिन्हें कहा जाता है आईटी सेक्टर का, वो सभी दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। आईटी स्टॉक्स में फिलहाल क्या करना चाहिए? यस, बिल्कुल आपने सही कहा। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल चुका है, बट अब हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स के अंदर भी एक कंसोलिडेशन फेज और यहाँ से कहीं ना कहीं से एक तेजी स्टार्ट होगी। हम HCL टेक को बाय कॉल रिकमेंड कर रहे हैं प्रेजेंट लेवल पे। HCL टेक हमें
स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 770 775 लेवल्स के आसपास चल रहा है। 750 का हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस पकड़ा हुआ है एचसीएल टेक के अंदर, और ऊपर में 830 से 850 के लेवल्स ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी ऐसा लगता है कि इन सब में से जो सही स्टॉक है सिलेक्ट करने के लिए वो है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। इन्होंने ऑलरेडी अपनी स्टॉक की करेक्शन पूरी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन यहाँ से मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो फार्मा और आईटी को हम अभी बाइंग के तौर पर रेकमेंड कर रहे हैं और इनके स्टॉक सिलेक्टिवली हम पकड़ के काम कर रहे हैं। प्रेजेंट लेवल पे एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। राइट, तो इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है और एचसीएल टेक, इन्फोसिस ये एक अच्छी बाय कॉल्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू सुमित। लेकिन अब दर्शकों से बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शक दीपक जुड़े हैं इस वक्त राजस्थान से। गुड इवनिंग दीपक, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैडम, मेरे पास में क्रॉम्पटन ग्रुप का शेयर है, 100 शेयर है, 87.30 के हिसाब से। ओके, तो चेतन बात कर रहे हैं जी। आपने बताया 87 रुपीज 30 पैसे पे आपने खरीदा है। कितने समय के लिए रखेंगे? फिलहाल तो आप नुकसान में हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिया था मैं, तो अभी इसमें करेक्शन भी आ गया, मतलब बहुत। ओके तो इसमें होल्ड करूँ क्या निकल जाने का? ठीक है, ऑलराइट। सुमित, क्रॉम्पटन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने बाय किया था कम अवधि के लिए, लेकिन क्योंकि इनका बाइंग से काफ़ी नीचे आ चुका, 80 रुपये के आसपास आज की क्लोजिंग रही है, कितना समय इसको और रखना चाहिए ताकि अपना लॉस रिकवर कर पाएं? इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा ये स्टॉक के लिए। क्रॉम्पटन ग्रुप्स की क्लोजिंग आज 79.50 की है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट्स में करेक्शन आए तो शायद ये स्टॉक एक बार 70 या 65 के लेवल दिखाएगा, बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक में ओवरऑल तेजी है, स्टॉक अच्छा है। ऊपर में जैसे ही 87-88 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में इनफैक्ट 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 3 डिजिट होने के चांसेस है स्टॉक के। तो थोड़ा सा घबराए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें 3 से 6 महीने का, और स्टॉक को होल्ड करके चले। ऊपर में 85 से 87 का लेवल ब्रेक होने के बाद 100 रुपए के टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपको फिलहाल थोड़ा समय और बने रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल एसएमएस के जरिए लेते हैं। ये राहुल ने भेजा है और बेंगलुरु से सवाल पूछ रहे हैं। कावेरी सीड्स के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स है और 434 इनकी खरीद है। हालांकि इसका नजरिया क्लियर नहीं है कितने समय के लिए इन्होंने लिया है कावेरी सीड पर, लेकिन काफी नुकसान ये झेल रहे हैं। 352 आज की क्लोजिंग रही। हालांकि आज के सेशन में एग्री स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिला और कावेरी सीड्स में भी लगभग ऑलमोस्ट 0.5% का मूव इसमें आया है। फिलहाल क्या करना चाहिए स्तरों पर? कावेरी सीड कंपनी की बात कर रहे हैं। देखिए, कावेरी सीड एक वीक स्टॉक है, मंदी वाला स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली वन साइड एक ब्रेकडाउन और एक मंदी का व्यू देखने को मिला है। 1000 रुपए के लेवल से ये स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था और ये वन साइड फॉल दिया है लास्ट 1 साल के अंदर। अभी ये 350 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये स्टॉक में अभी भी तेजी स्टार्ट नहीं हुई है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी खराब ही है। 350 के 330 का टू बी वेरी प्रिसाइज एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो 400 या 415 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है। उस पुल बैक में मेरी तो इनको यही सलाह रहेगी कि निकल जाए। अगर ये पुल बैक नहीं दिखाता है और उसके पहले 330 का लेवल तोड़ देता है तो इनको 330 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है। अगर इस बार 330 का लेवल टूटा तो ये 300 का भी लेवल तोड़ेगा और शायद 280 तक के लेवल्स दिखाएगा। हमारा इसके ऊपर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। पुल बैक आएगा तो इसमें निकलने की सलाह रहेगी। शायद हो सकता है कि 400 रुपए तक का पुल बैक देखने को मिले जी। तो 330 पे एक अहम सपोर्ट है, उन लेवल को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की इसमें बिल्कुल सलाह नहीं दी जा रही है। चुनाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे साथ अगले दर्शक हैं गिरीश, फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। नमस्कार गिरीश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास कोल इंडिया के 50 शेयर है जो 334 के रेट पर मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में ही उसको सेल करना है, तो क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म अगर आप एक्सप्लेन कर सके, कितना समय, कुछ हफ्ते या एक आध महीना? 1 to 3 मंथ। 1 to 3 मंथ्स का आपका नजरिया है। ऑलराइट, इनकी जो बाइंग है सुमित वो 334 ऑड लेवल्स पर है। क्या करना चाहिए? स्लाइटली इनको कह सकते हैं कि 10 रुपए तक का फर्क है, और क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 50 स्टॉक्स ही इज होल्डिंग। क्या सलाह रहेगी आपकी कोल इंडिया पर? देखिए, कोल इंडिया स्टॉक अच्छा है। ये स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों से एक तेजी का मूव भी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि इमीडिएटली ये स्टॉक ऐसा लगता है 345 350 के लेवल्स दिखाएगा और 350 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये स्टॉक के अंदर 370 380 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी के चलते शायद 310 305 के लेवल दिखा सकता है, बट होल्ड की सलाह रहेगी। 2 से 3 महीने में इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। 10% का रिटर्न प्रेजेंट लेवल से पॉसिबिलिटी है। 345 350 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 370 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी कोल इंडिया के अंदर जी। तो
फिलहाल कोल इंडिया में बने रह सकते हैं। हल्का सा आपको नुकसान हुआ है, थोड़ा सा समय और इसे दें ताकि आपका जो नुकसान है वो कवर हो सके। लेकिन अब बात करते हैं टेलीकॉम स्पेस के सबसे बड़े मर्जर की। रिलायंस कम्युनिकेशन ने आज अपनी बोर्ड मीटिंग में एयरसेल के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस डील के बाद यूजर के लिहाज से रिलायंस कम्युनिकेशन देश की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। मर्जर के बाद बनी इस नई कंपनी के मैनेजमेंट में दोनों ही कंपनियों का बराबर अधिकार होगा। मर्जर को पूरा होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। ये कुछ स्टेटमेंट्स आज शाम बोर्ड बैठक के बाद आए हैं। मर्जर के बाद नई कंपनी का नाम भी बदलकर मर्ज को रखा जाएगा। दोनों कंपनियां इस डील के तहत नई कंपनी में लगभग 14,000 करोड़ का निवेश करेंगी। डील के 1 साल के बाद जो ये कंपनी बनेगी इसे लिस्ट भी कराया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इस मर्जर से रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कर्ज घटाने में कंपनी को मदद मिलेगी। साथ ही जिन सर्कल्स में लाइसेंस नहीं है आरकॉम के पास, वहां वो अपनी जीएसएम सेवाएं बढ़ाने में भी कारगर होगा। सुमित, इस खबर से पहले ही इनफैक्ट जब ये खबरें थी कि बोर्ड बैठक में इसका ऐलान हो सकता है, जैसा कि हम बता रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एक अच्छा मूव रिलायंस कम्युनिकेशन में हमने देखा। ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर क्लोज हुआ और ओवरऑल एडीजी पैक पे भी अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखी। टेलीकॉम स्पेस में काफ़ी कुछ हो रहा है। स्पेक्ट्रम नीलामी 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। इन सब का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा कंपनी की बुक्स पर, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस पर आपका आउटलुक क्या है, और खासतौर पर क्योंकि आज बात रिलायंस कम्युनिकेशन की हो रही है फोकस में इस मर्जर की वजह से, क्या आउटलुक बन रहा है? इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी, फिलहाल प्रेजेंट लेवल पे टेलीकॉम स्टॉक इतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा दबाव, सेल ऑफ देखने को मिला है, चाहे फिर वो आइडिया हो, भारतीय एयरटेल हो या फिर आरकॉम हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा टेलीकॉम स्टॉक्स को। कुछ महीनों के लिए एक बार अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शायद लोअर लेवल्स और भी टेस्ट हो सकते हैं सभी के सभी स्टॉक्स के अंदर। तो एक बार फ्रेश लेवल्स, फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है प्रेजेंट लेवल्स में, थोड़ा और करेक्शन का इंतजार करना होगा। उसके बाद जब इनका स्टोरी क्लियर हो जाएगा और इनका आगे का प्लानिंग कैसा है, उसके बाद ही प्लान करना पड़ेगा कि टेलीकॉम स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेश निवेश, एग्जिस्टिंग निवेश जिनका फंसा हुआ है एक बार के लिए होल्ड करें, क्योंकि स्टोरी क्लियर होने दें। जहाँ तक आरकॉम का सवाल है, आरकॉम भी एक रेंज और एक दायरे में चल रहा है। ये स्टॉक नीचे में 48-47 तक आता है, ऊपर में 54 रुपये 55 रुपये तक का रेजिस्टेंस दिखाता है। अगर ये स्टॉक 54 रुपये 55 रुपये का रेजिस्टेंस निकाल देता है विद वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक 60 से 65 रुपये तक के लेवल्स दिखाएगा। फिलहाल आरकॉम के अंदर भी हम फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 54 से 55 रुपए का अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही हम इसके अंदर बाइंग रिकमेंडेशन करेंगे, अदरवाइज इसको प्रेजेंट लेवल पे अवॉइड की ही सलाह रहेगी। एट दीज लेवल्स फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन आज ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ क्लोज हुआ, लेकिन टेलीकॉम स्टोरी अभी काफी कुछ बाकी है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज भी देखने को मिल सकता है और बड़ी टेलीकॉम कंपनियां छोटी टेलीकॉम कंपनियों को खरीद भी सकती हैं। तो फिलहाल मौजूदा स्तरों पर नया निवेश करने से बचे, ये एक्सपर्ट की सलाह है। हमारे साथ अगले दर्शक हैं इस वक्त संजय गुप्ता अलवर से जुड़े हैं। नमस्कार संजय जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी बताइए। मेरे पास राजेश एक्सपोर्ट्स है 2 शेयर 441 की रेट पर है, लॉन्ग टर्म के लिए। ये कब खरीदा था आपने? तो महीना भर हो गया। ठीक है, और कितने समय के लिए रख सकते हैं इसे? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। राजेश एक्सपोर्ट्स 441 की इनकी खरीद है। आज देखा जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में अच्छी बाइंग थी, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 1% का ही मूव आज इसने दिखाया। 454 के लेवल्स इसमें दिखे हैं। सुमित, इन्होंने जैसे बताया लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं। 4 टर्म देख रहे हैं तो काफ़ी कमजोरी इसमें दिखी है। 745 ऑड लेवल से ये गिरते गिरते 369 लेवल्स तक भी आया है। इन स्तरों पर आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है? देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली 650 के लेवल से एक फॉल दिखाया है और अब ये नीचे में 400 के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है। बट अभी भी अगर पिछले 2 से 3 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो ये रेंज में घूम रहा है। ऊपर में 470 480 तक जाता है और नीचे में 410 415 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है। हम फिलहाल तो इस स्टॉक के अंदर, राजेश एक्सपोर्ट के अंदर कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अब इनकी जो पोजीशन है वो 440 के लेवल के आसपास है, तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए सलाह होगी कि 410 415 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जब इन्होंने इस स्टॉक के अंदर चांस लिया है तो एक बार वेट करें। अगर ये ऊपर में 470 480 का लेवल कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो ये स्टॉक के अंदर शायद 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 470 480 का लेवल क्लोजली वॉच करें। अगर वो ब्रेकआउट आता है तब तो स्टॉक को होल्ड करें 550 तक के लेवल्स के लिए, अदरवाइज ये स्टॉक 470 480 ऊपर में और नीचे में 410 415 की रेंज में घूमेगा। नीचे में 410 415 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि अगर वो लेवल टूट गया तो ये 350 या 330 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और हम इस स्टॉक के अंदर कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं के लिए सलाह रहेगी।